नेक्स्ट अब हम लोग पेज नंबर 6 में जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन किया गया है मास अपॉन वॉल्यूम से। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका अरेंज दी फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी में लिखना है। तो डेंसिटी सिंपली अगर हम बात करें तो डेंसिटी आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप अगर मैटर की स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का होगा डेंसिटी, और उसके बाद गैस का होगा, यानी सबसे कम डेंसिटी आपका गैस का होता है। तो यहाँ जो भी एग्जांपल दिया गया है, पहले इन 3 कैटेगरीज में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और उसके बाद आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग सॉलिड को आइडेंटिफाई करके अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो सॉलिड एग्जांपल होगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आयरन है आपका एग्जांपल, उसके बाद आपका चॉक है, और आपका जो कॉटन है। लेकिन कॉटन में एक बार ध्यान रखना, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो इसका डेंसिटी कम होगा। वैसे ही अब हम लोग लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड में आपको सिंपली हनी और वाटर है, हनी एंड वाटर, लेकिन याद रखना हनी का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग गैस की भी बात कर लेते हैं। गैस में आपका सिंपली 2 एग्जांपल दिया हुआ है, एयर और आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज़। अब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी वाला लिखोगे। तो ऐसे करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे सबसे कम आपको गैस की डेंसिटी होती है, तो सबसे पहले हम लोग गैस लिखेंगे। लेकिन गैस में 2 एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है एयर और एक दिया हुआ है एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज़। एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज़ वाला जो एयर होता है उसमें आपका मैटर भी प्रेजेंस होता है, इसी वजह से इसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होगा। तो सबसे कम डेंसिटी किसका हो गया, एयर का हो गया सबसे कम डेंसिटी। उसके बाद आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज़ हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपका पास कन्फ्यूज़न वाला हनी है, वाटर है, और यहाँ पे साथ ही साथ कॉटन है। तो इन तीनों में कॉटन का डेंसिटी कम होता है, तो हम लोग सबसे पहले कॉटन लिखेंगे, उसके बाद वाटर लिखेंगे क्योंकि हनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, फिर नेक्स्ट आपका हनी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गैस लिख दिए, उसके बाद हम लोग लिक्विड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉटन की जो डेंसिटी है कम होता है क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। तो हम लोग कॉटन लिखेंगे, फिर वाटर और हनी लिखेंगे। अब फिर नेक्स्ट हम लोगों का चॉक एंड आयरन बचा। आयरन सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा गिवन एग्जाम्पल में, तो हम लोग लिखेंगे चॉक और लास्ट में लिखेंगे आयरन। कहने का मतलब है आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना। सबसे कम डेंसिटी आपका एयर का है, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ होगा क्योंकि इसमें आपका मैटर भी प्रेजेंस होगा, स्मॉल मैटर भी प्रेजेंस होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा। फिर आपका कॉटन हो जाएगा, नेक्स्ट वाटर, हनी, चॉक एंड सबसे लास्ट में आयरन होगा। तो हम गिवन एग्जांपल में कह सकते हैं कि जो आयरन है वो मोस्ट डेंसिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पहला क्वेश्चन है, टेब्यूलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके डिफरेंस को यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ले लेंगे और इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे तीनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरा आपका सेफ है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट करके रखता है, इसी वजह से यहाँ पे एक फिक्स्ड शेप रहेगा। जैसे कि सॉलिड का कुछ हम लोग एग्जांपल देख लें, लाइक आपका बुक। तो आप देखोगे जो बुक का शेप है एज इट इज़ रहने वाला है, वो बुक का शेप प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखता है। तो यहाँ पे सॉलिड में फिक्स्ड शेप हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लिक्विड की बात करें, एग्जांपल के तौर पे पानी ले लो, वाटर। अगर वाटर को आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप में हो जाएगा,
वहीं अगर हम लोग यहाँ पे कप में रखेंगे तो पानी का जो शेप होगा कप की तरह हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग पानी को फर्श पे फेंक देंगे, फर्श में वो स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर कोई एक डिफरेंट शेप नहीं है, तो सिंपली लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप। वैसे ही आपका गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लिक्विड हो या फिर गैस है, ये बेसिकली जो भी कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे उसका शेप को यूज़ करेगा वो, यानी उसके शेप के जैसा हो जाएगा। दूसरा अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर लें तो सॉलिड में आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। वहीं हम लोग गैस की बात करें तो गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। अभी तो हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर चुके हैं, एक है शेप और दूसरा है वॉल्यूम। तो सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता है लेकिन लिक्विड और गैस में फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, दो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है हम उसकी बात करेंगे। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए सॉलिड का जो शेप है वो क्या होता है आपका फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है और गैस में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा कम गैस में होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल के बीच में गैप। तो आपका सॉलिड में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड करके रखता है। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड से ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका गैस में होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका फ्लूइडिटी की बात करें यानी फ्लो करना, तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा। सॉलिड को आप अगर एक प्लेस पे रख दोगे तो वहीं पे रहेगा। लिक्विड आपका इजीली फ्लो करता है, जैसे कि आप पानी को अगर फर्श पे रखोगे तो फर्श में वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही गैस भी आपका फ्लो करता है। रिजिडिटी की बात करें यानी स्ट्रॉन्ग हार्डनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड हार्ड होता है, वो रिजिड होगा, बेसिकली कंप्रेसिबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया। स्पॉन्ज आपका सॉलिड है जो कि रिजिडिटी इतना ज़्यादा नहीं है, वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। लिक्विड नॉट रिजिड होता है और गैस भी रिजिड नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेस करना। सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं होता है। अभी एक्सेप्शनल की बात हम लोग नहीं करेंगे, एक्सेप्शनल में आपका स्पॉन्ज याद रख सकते हो जो कि कंप्रेसिबल होता है। तो सॉलिड आपका कंप्रेसिबल ना के बराबर होगा, लिक्विड आपका कंप्रेसिबल होगा और गैस भी सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा। इसलिए आप गैस को देखोगे बैलून के अंदर हो, टायर के अंदर हो, उसको हम लोग ईजिली फील कर जाते हैं, क्योंकि जो गैस का पार्टिकल है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पूछ सकता है। सिंपल आप कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना, उसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म दिया गया है, उसको डिफाइन करना है। सबसे पहला टर्म है रिजिडिटी। रिजिडिटी सिंपल आप हार्डनेस समझ सकते हो। तो इसको आप डिफाइन करोगे कि अगर मान लो हम कोई भी मैटर में, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मैटर में, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसका शेप रिमेन रहता है, सेम रहता है, तो उस मैटर का वो रिजिडिटी हो जाता है, यानी हार्डनेस हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड की बात करें तो हम लोगों को पता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो जैसे हम लोग किसी भी सॉलिड में अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। लाइक पेन ले लो, पेन में आप फोर्स लगाना, उसका शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो पेन टूट सकता है, लेकिन उसका जो शेप है वो एज इट इज़ रहने वाला है, तो उसका रिजिडिटी हो गया। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। जब आप किसी भी मैटर में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अगर उसका शेप रिमेन रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, तो उस मैटर का वो रिजिडिटी हो गया, यानी हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट टर्म है आपका कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर पाए। तो कंप्रेस कब कर पाएंगे? जब आपका पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो।
किसी भी मैटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर है तो उसको जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो जो आपका पार्टिकल्स है वो क्लोज आ जाएगा। तो जैसे ही क्लोज आ जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई लिक्विड हो या फिर आपका कोई गैस हो, वो आपका कंप्रेसिबल होता है और हाईली कंप्रेसिबल आपका गैस होता है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर। जिसमें भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स, जैसे ही हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो आपका शेप है वो हो जाएगा चेंज, यानी कंप्रेस हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और आपका एग्जांपल के तौर पे या स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो गैस और लिक्विड आपका कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड में सिंपल एक एक्सेप्शनल है जो आपका स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज आपका कंप्रेसिबल होता है, लेकिन लिक्विड और गैस आपका कंप्रेसिबल होता ही है और हाईली कंप्रेसिबल आपका गैस होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लो करना। तो हम सिंपली लिखेंगे इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो और मूव अबाउट फ्रीली, यानी कोई भी सब्सटेंस फ्लूइडिटी की वजह से इजीली मूव या फिर फ्लो कर सकता है। लिक्विड और गैस इजीली फ्लो करता है। नेक्स्ट जो है आपका टर्म्स फिलिंग द गैस कंटेनर। तो मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है, तो कंटेनर में जैसे ही हम गैस को फिल करेंगे तो गैस पार्टिकल हर एक जगह इजीली मूव कर जाएगा, क्योंकि जो गैस पार्टिकल है इसके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका नेग्लिजिबल होता है, इसी वजह से वो हर एक डायरेक्शन में रेंडमली मूव करते रहता है। मान लो एक यहाँ पे गैस का पार्टिकल है, ये कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी रेंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। इसी वजह से जो कंटेनर है ईजिली फिल हो जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, मान लो मेरा एक कंटेनर है, तो जैसे ही हम कोई लिक्विड को डालेंगे वो सबसे पहले बॉटम में फिल होगा, फिर ऐसे करते करते ऊपर की तरफ आएगा। वैसे सॉलिड भी है, लेकिन गैस के टर्म में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप गैस को डालोगे तो गैस रेंडमली मूव करते रहेगा, हर डायरेक्शन में रेंडमली मूव करते रहेगा, और जिसकी वजह से आपको कंटेनर में गैस हर जगह प्रेजेंस आपको महसूस होगा। तो हम सिंपली लिखेंगे गैसेस हैव पार्टिकल विच वाइब्रेट randomly in all the direction due to negligible intermolecular forces। गैस के पास या गैस पार्टिकल के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो ना के बराबर है, इसी वजह से रेंडमली वो वाइब्रेट करते रहता है, मूव करते रहता है हर एक डायरेक्शन में। द गैस कैन फिल द कंटेनर, जिसकी वजह से कंटेनर में हर एक जगह पे आपको गैस प्रेजेंस नज़र आएगा या महसूस होगा। नेक्स्ट है शेप। इट इज़ द डिफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्सटर्नल बाउंड्री। जो शेप है बेसिकली याद रखना, इसका एक एक्सटर्नल बाउंड्री होगा, डिफिनिट एक्सटर्नल बाउंड्री होगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सॉलिड का कोई भी एग्जांपल देख लेना, सॉलिड का हर एक एग्जांपल में जो एक्सटर्नल बाउंड्री होगा वो डिफिनिट होगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट याद रखना, सॉलिड पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, इसी वजह से जो सॉलिड है एक डिफिनिट शेप को देता है। लेकिन वहीं लिक्विड और गैस की बात करें तो बेसिकली कंटेनर का शेप को यूज़ करता है, जैसे जैसा कंटेनर होगा वैसा ही उस लिक्विड या गैस का शेप हो जाएगा, उसका एक डिफरेंट बाउंड्री नहीं होता है। लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में एक डिफरेंट बाउंड्री होता है, एक डिफरेंट शेप होता है। तो आप यही लिख लेना। अब नेक्स्ट टर्म है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ m होता है मास और आपका v होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, डेट इज मोशन की बात करेंगे। अगर पार्टिकल में मोशन है तो इस मोशन की वजह से पार्टिकल में एनर्जी होगा, उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो सिंपली क्या लिखेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू दियर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी होगा, यानी इस मोशन की वजह से एनर्जी होगा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इसके रिलेटेड भी पेज नंबर 3 में क्वेश्चन था।
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय वेरियस स्टेट मैटर आर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्यों, देखो मोशन की बात करें, अगर पार्टिकल बहुत क्लोजली अटैच्ड होगा तो यहाँ पे मोशन फ्रीली नहीं होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा। वहीं अगर मान लो पार्टिकल्स दूर दूर है तो यहाँ पे मोशन बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, इसी वजह से गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा बाउंड होता है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो जो पार्टिकल है वो मोशन नहीं कर पाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का कम होगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, डिफाइन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv का स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। यहाँ m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी को सिंपली डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, क्योंकि मास उसके पास सबसे ज़्यादा होता है, तो हम लोग डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर d हो जाएगा डेंसिटी, m हो जाएगा मास और v हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो बहुत ही आसान है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है, अ गैस fills completely the vessel in which it is kept। तो सिंपली इसमें पूछा है, मान लो आपके पास कोई वेसल्स है, तो जैसे ये वेसल्स में हम लोग गैस को फिल करते हैं तो ये जो गैस है पूरे वेसल में स्प्रेड आउट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कम्प्लीटली फिल हो जाता है। इसका आपको रीजन बताना है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड डालोगे तो बॉटम से ना भरना स्टार्ट होगा, वैसे ही कोई सॉलिड को डालोगे तो बॉटम में आके पहले फिल होगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही गैस को फिल करोगे तो बेसिकली जो गैस का पार्टिकल है वो कंटेनर के हर एक पार्ट्स में चले जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसमें आप सिंपली लिखोगे जो आपका गैस पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, यानी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसलिए पार्टिकल ही ईजिली मूव कर सकता है। तो अगर मूव कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ mv का स्क्वायर, यहाँ v फॉर वेलोसिटी है, स्पीड है, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रीली, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसके वजह से जो भी गैस का पार्टिकल है वो कंटेनर के हर एक पार्ट्स में आपको पहुंच जाता है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। यानी इन दोनों रीज़न की वजह से जो गैस का पार्टिकल है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है, एंड फिल दी वेसल कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस क्वेश्चन के लिए याद रखना। पहला है कि पार्टिकल के बीच में लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा होता है और पार्टिकल का मोशन भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है और कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का बी है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस क्वेश्चन में आपको रीज़न बताना है कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम लोग गैस को फील करते हैं तो जो गैस का पार्टिकल है इस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इसका रीज़न क्या होगा, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में डिस्कस किए थे, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी बताना है कि जो गैस का पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मोशन ज़्यादा होगा, यानी जो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट होगा ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ज़्यादा होगा। इस काइनेटिक एनर्जी या मोशन की वजह से जो भी गैस का पार्टिकल है वो इस कंटेनर के वॉल पे जाकर हिट करता है। जैसे जाकर हिट करेगा पार्टिकल सब, तो जिसके वजह से यानी पार्टिकल की हिट की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो लिखेंगे हम लोग कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल और मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन।
यानी आपका वो रैंडम मोशन करता है, जो भी पार्टिकल होता है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के बीच में स्पेस है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेंडमली वो मूव करेगा। दिस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहेगा, मूव करते रहेगा और आपको वॉल को हिट करते रहेगा। मूव एंड हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर डियर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। तो अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। मान लो ये मेरा कंटेनर है और जो यहाँ पे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहा है, एक गैस का पार्टिकल्स है। यहाँ पे देखो आप, जो पार्टिकल सब है और रेंडम मोशन कर रहा है और ये जो कंटेनर ऑफ वॉल है उस पर हिट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर आपको एग्जर्ट होता है। तो ऐसे ही होता है, तो बस आपको इसमें ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को क्या हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं? तो यहाँ पर सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ याद रखना है और उसको आपको चेक करना है क्या वो सूटेबल है फॉर वुडन टेबल। अगर है तो ये सॉलिड है, नहीं है तो सॉलिड नहीं होगा। तो हम लोग वुडन टेबल की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वुडन टेबल का पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होगा या टाइटली अटैच्ड रहेगा। तो हम लोग टाइटली पैक्ड लिख देते हैं, तो ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है टेबल का, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। ये भी आपका सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वुडन टेबल को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। चौथी बात करें तो वुडन टेबल कभी भी फ्लो नहीं करता है। तो ये सारे के सारे सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ है, इसी वजह से हम लोग वुडन टेबल को सॉलिड बोल सकते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड, पहला प्रॉपर्टी विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा प्रॉपर्टी इट कांट बी कंप्रेस, तीसरा प्रॉपर्टी और इट कांट बी फ्लो, चौथा प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टीज आप लिख लेना। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वो सॉलिड का है। इसी वजह से हम लोग वुडन टेबल को एक सॉलिड बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल एक सॉलिड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का डी पार्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू दिस सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो क्वेश्चन है आपका, हम लोग बहुत आसानी से एयर में अपना हाथ को घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर मेरे सामने एक वुड है या ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको रीज़न बताना है। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे जो एयर का पार्टिकल है इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है, वीक होता है। तो हम लोग ईजिली अपने हाथ को घुमा सकते हैं। सिंपल क्या लिखोगे कि पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम है। इसी वजह से हम लोग ईजिली अपने हाथ को एयर में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात अगर हम वुड की करें तो वुड मेरा एक सॉलिड होता है, जिसके पास या हम कह सकते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल है एक दूसरे से टाइटली बाउंड होता है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे जो एयर है, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये पहला पॉइंट हो गया। जो एयर की पार्टिकल है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम होगा। लेट्स सी, ये दो पार्टिकल है एयर का, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो दोनों में जो बाइंडिंग फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोग एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट। तो हम अगर अपने हाथ को मूव कर रहे हैं तो मेरे हाथ में भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, हम अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो पार्टिकल्स अलग हो जाता है और हम लोग ईजिली अपने हाथ को एयर पार्टिकल के बीच में पास कर पा रहे हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो आपका पार्टिकल्स होता है वो टाइटली बाउंड होता है। जो पार्टिकल्स है वो आपका टाइटली बाउंड है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
इसी वजह से आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अगर आपको अपने हाथ को मूव करना है सॉलिड के बीच से। तो नॉर्मली आप यहाँ पर पार्टिकल के स्पेस की बात करोगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे। ज़्यादा स्पेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अगर आपका पार्टिकल से बाउंड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड का डेंसिटी है सॉलिड से कम है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन आप इजीली ऑब्जर्व करोगे, अगर आप आइस को पानी में रखोगे तो आइस क्या है, पानी में फ्लोट हो रहा है। तो आपको इसका रीज़न बताना है कि जो आइस है वो वाटर में फ्लोट क्यों हो रहा है। तो याद रखना यहाँ पे जो आइस है, आइस भी एक सॉलिड है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आइस एक सॉलिड है लेकिन इसका जो डेंसिटी है वाटर से कम है, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो आइस के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपली आप एक वर्ड याद रखना, केग लाइक स्ट्रक्चर होता है और अंदर में बहुत सारा वैकेंट स्पेस है, या हम कह सकते हैं बहुत सारा खाली जगह है। इसी वजह से आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, और यही रीज़न है जो आइस है वाटर में फ़्लो कर पा रहा है, क्योंकि हमें पता है जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे आइस इज़ अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन दी वाटर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइस एक सॉलिड ज़रूर है लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। रीज़न क्या है? स्ट्रक्चर की वजह से। द मॉलिक्यूल ऑफ आइस मेक अ केग लाइक स्ट्रक्चर। यही केग लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस। आइस के अंदर जो केग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें बहुत सारा स्पेस होता है। दिस मेक आइस फ्लोट ऑन वाटर। यही रीज़न है कि जो आइस है वाटर में फ्लो कर पाता है। अब हम लोग आइस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपली आइस यानी पानी ही होता है, तो यहाँ पे वही H2O आपका है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा वैकेंट आपको नज़र आ रहा है, तो इसी वैकेंट के वजह से जो आइस है वो पानी में फ्लो कर पा रहा है, फ्लोट कर पा रहा है। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखना, बस इतना जान लेना कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है, यहाँ बहुत सारा खाली जगह होता है। इसी वजह से रीजन आपका वही वैकेंट है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक केक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको।